क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स फर्स्ट का हम एक नेक्स्ट न्यू टॉपिक लेके आए हैं जो यूनिट सेकंड का है। इसमें हम इंटरेक्शन एनर्जी निकालेंगे ऑफ डाइपोल्स। क्या है कि देयर इज मोर देन वन डाइपोल इन ए रीजन, देन ए इंटरेक्शन मतलब उन डाइपोल्स के बीच में एक इंटरेक्शन होगी। जैसे हम दो डाइपोल लेते हैं जिनके डाइपोल मोमेंट हमारे पास में m1 और m2 है। m1 एंड m2, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन m1 डाइपोल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ m2 डाइपोल, ठीक है ना। मतलब कि जो m1 डाइपोल है इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो m2 डाइपोल के मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगेगा, और m2 डाइपोल है उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो m1 डाइपोल के कारण लगेगा। हमने इससे पहले एक एनर्जी निकाली थी, इंटरेक्शन एनर्जी U। इसका फार्मूला हमने निकाला था m.v, ये हमने निकाला था, ठीक है ना। लास्ट हमारा जो टर्म थी वो यही थी। अब इसमें हम अगर U1 निकालना चाहें तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो m1 आएगा, परंतु मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो दूसरे के कारण होगा, ठीक। इसी प्रकार से अगर इंटरेक्शन एनर्जी, ठीक, ये बराबरी होती है दोनों के लिए। अब जैसे दूसरी निकालेंगे तो -m2 और ये B1 मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम एक को लेके चलते हैं, -m1 डॉट B2, मतलब m1 डाइपोल मोमेंट के डाइपोल पर दूसरा जो डाइपोल है उसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण इंटरेक्शन एनर्जी U, ठीक। अब हमने एक पिछले टॉपिक में हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था B, उसका जो फॉर्मूला था μ0/4πr³ 3m वेक्टर डॉट r कैप माइनस m वेक्टर, ये था फॉर्मूला। तो इससे हम अगर B2 अगर लिखें तो μ0/4πr³, 3। अब B2 निकाल रहे हैं हम, एक मिनट, ये ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट तो सेम ही आएगा, m2 डॉट r कैप और r कैप माइनस m2, ठीक। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड B2 का मान आ जाएगा। तो अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें और इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक, यहाँ से ये जो B2 का मान है ये इस इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। हम क्या कर रहे हैं, किसी रीजन में हमने मैग्नेटिक डाइपोल्स लिए दो, जिनके डाइपोल मोमेंट है m1 और m2, उनके बीच में हम निकाल रहे हैं इंटरेक्शन एनर्जी। तो जैसे U है ये -m1 डॉट प्रोडक्ट। अब हम B2 का मान रखेंगे μ0/4πr³, 3m वेक्टर r कैप 2 है ना, और ये r कैप माइनस m, ये चीज μ0/4πr³। अब इसमें क्या है, ये माइनस जाएगा तो ये पद माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, तो प्लस का m2 आएगा, ठीक है ना। तो प्लस वाले पद को पहले लिख लेते हैं अपने, क्योंकि m1 से डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो इस तरह से, ठीक है। और -3, ये तो डॉट प्रोडक्ट है m2 और r कैप का, ये तो भाई एक स्केलर क्वांटिटी है। ये जो r कैप वेक्टर है तो ये वेक्टर से इसका डॉट प्रोडक्ट इससे हो जाएगा, तो ये m1 r कैप, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये हमारे पास में
इंटरेक्शन एनर्जी आ गई ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल M1 एंड M2, ठीक है ना। तो एक तो इस तरह से हम ये एक टॉपिक ये इसमें हल करते हैं। दूसरा क्या है, हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन कैरिंग सरफेस करंट, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमें दी गई है, ठीक है ना। z ग्रेटर देन ज़ीरो, z ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब जैसे मैं बता दूं आपको, ये हमारे पास में डायरेक्शंस हैं, इधर हमने y, इधर z, इधर x। जैसे ये y, ये z और ये x, ठीक। या हमने एक एक्स वाई में एक प्लेन ले लिया, इनफाइनाइट प्लेन, उसमें जो z ग्रेटर देन ज़ीरो है उधर क्या है, माइनस वाई के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और लेस देन में प्लस वाई के है, ठीक है। इस तरह से है। तो जैसे ये एक्स वाई प्लेन में एक इनफाइनाइट प्लेन है और ये हमने ले लिया एक लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एक लूप बनाती हैं। नाम रख दिया हमने ए बी सी डी, मान लो इस तरह से लूप बना रही है और इनकी भुजाओं की लंबाई एल है। और ये जो लूप है ये किस तरह से, जैसे ये सरफेस है, ठीक है, ये लूप है, जैसे ये सरफेस है, ठीक है ना, ये लूप है इस तरह से, ठीक है। और वाई केप की प्लस डायरेक्शन इधर है और वाई केप की माइनस डायरेक्शन इधर है, एकदम जान ही गए। अब z बराबर, z जीरो से बड़ा है, z जीरो से बड़ा है, तो ये जो प्लेन है इस तरह से, मैं बता देता हूँ आपको, जैसे ये इस तरह से, ये y और ये z, ठीक है ना, और यहाँ क्या है x, इस तरह से, तो ये प्लेन है, ठीक। और इस डायरेक्शन में y के प्लस का है, इस डायरेक्शन में y के माइनस का है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इस प्लेन के जो नीचे है, ठीक है ना, ये वाला z लेस देन ज़ीरो वो प्लस वाई के डायरेक्शन में, और ऊपर की तरफ माइनस वाई के डायरेक्शन में। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप बना रही है, ठीक है, क्लोज लूप बना रही है। तो ये अपना चित्र मैंने बताया है आपको, एक्सप्लेन किया है पूरा। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है B, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एम्पियर लॉ लगाएंगे। एम्पियर लॉ क्या होता है, B डॉट डी एल, ठीक है ना, और उसके बराबर में होता है म्यू जीरो सिग्मा आई, तो उसको आई लिख दो करंट, ठीक है ना। और हम जो सरफेस करंट ले रहे हैं वो K से ले रहे हैं, तो हम इस तरह से हम इसको एक लाइन इंटीग्रल के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब K का अगर हम मैग्नीट्यूड लें तो K, और K और DL को अगर एक ही डायरेक्शन में लेके cos जीरो करके, और DL हम उसका इंटीग्रेशन ले सकते हैं। और DL क्या है, DL आपके लंबाई है भुजा की L, ठीक। अब हमें ये B डॉट DL हमें सॉल्व करना है। तो ये जो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो क्लोज लूप है, जैसे ये सरफेस है तो ये इस तरह से है, ठीक है ना, इस तरह से है ये सरफेस लूप। तो ये सभी भुजाओं के लिए लेना पड़ेगा अपन को। तो हम इसको लिख सकते हैं जैसे B डॉट DL, ठीक है ना, यहाँ लिख सकते हैं अपने ABCD, और ये B डॉट DL, ठीक है ना, ये हम लिख देंगे AB प्लस फिर इंटीग्रेशन, फिर लिख देंगे BC B डॉट DL, फिर इंटीग्रेशन CD, फिर लिख देंगे B डॉट DL, फिर लिख देंगे DA B डॉट DL, ठीक। अब इसमें देखो ये जो लाइन है BC, एक मिनट पे देखते हैं इसके लंबवत कौन कौन सा है। जैसे ये AB लाइन है और ये CD लाइन है, लूप हमारा इस तरह से है, ठीक है ना। और जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है वो प्लस वाई केप और माइनस वाई केप है,
ठीक है, ये डायरेक्शन है। तो लूप हमारा इस तरह से है, जैसे ये जो लूप है वो इस तरह से है। तो ये जो ए बी और डी सी भुजा, ए बी और सी डी मान, ए बी और सी डी ये अपने बी के लंबवत है। कौन कौन सी? ए बी और सी डी। तो cos 90 किस में होगा? एक तो इसमें, ठीक है ना, एक इसमें। तो ये दो पद अपने जीरो हो जाएंगे क्योंकि cos 90 जीरो होता है। अब बचे कौन से? बी सी और डी ए। बी सी और डी ए ये इस तरह से है, ये नीचे की भुजा और ये ऊपर की भुजा, ठीक है। तो नीचे की भुजा मतलब माइनस जेड में प्लस वाई के पे, इस डायरेक्शन में नीचे की भुजा, ये देखो बी सी, और ये इस तरफ है, ये मतलब माइनस वाई के प्लस, जो प्लस जेड में है माइनस वाई के। तो एक तरह से यहाँ डायरेक्शन सेम आ रहा है, ठीक है। चलो ये ठीक है, तो अपने लिखते हैं बी डॉट डी एल। बी डॉट डी एल, ए बी सी डी, क्या मान आएगा? दो पद जीरो हो जाएंगे, एक तो बी सी वाला आएगा बी डॉट डी एल, और एक आएगा डी ए वाला बी डॉट डी एल। इनमें जो कॉस है, देखो ये जो लाइन है ये माइनस जेड की तरफ है, और माइनस जेड में हमने लिखा था कि प्लस वाई के है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन सेम है और इसमें भी डायरेक्शन सेम है। तो एक तरह से कॉस जीरो बनेगा, ठीक है, और डी एल बन जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये आ जाएगा बी एल प्लस बी एल बराबर 2bl। ये हमारा इसका लाइन इंटीग्रल होगा, ठीक है। अब हम इसको इक्वेशन में रखेंगे, जो हमने अभी पहले लिखी थी। टू बी एल बराबर म्यू जीरो के इसमें, ठीक है। एल से एल कट जाएगा, तो हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा वो ये आएगा। तो हमने जो पहले बी लिखा था वो हम पूरा लिख देते हैं, जैसे जेड ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना, और जेड लेस देन जीरो। जेड ग्रेटर देन जीरो पर माइनस वाई केप था, है ना, ये आ जाएगा म्यू जीरो के अपॉन 2 माइनस में, और ये प्लस में आ जाएगा म्यू जीरो के वाई केप अपॉन 2, ठीक। देखा तो ये जेड ग्रेटर देन जीरो पर हाँ माइनस में था, ठीक। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस वाई केप ऐसे, ठीक है। तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन कैरिंग सरफेस करंट। हमारा जो अगला टॉपिक है वो नॉर्मल बाउंड्री कंडीशन को लेकर है, ठीक है। तो जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है विल बी कंटिन्यूस मतलब कि दो मीडियम होंगे, उनमें जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो बदलेगा नहीं, सेम रहेगा। कंटिन्यूस का मतलब ये होगा। अब इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम एक ऐसी सरफेस लेंगे जो सरफेस करंट रखेगा कि, ठीक है ना, और उस सरफेस करंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो μ1 परमिटिविटी का होगा, और जो नीचे होगा वो μ2 परमिटिविटी का होगा। और हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्लोज लूप बनाती, और जो मैग्नेटिक फील्ड है इस क्लोज लूप बनाने के कारण उसका डाइवर्जेंस जीरो होता है, ठीक है ना। इस लाइन से हम शुरू करेंगे इसको, और इसका हम ले लेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल। तो ये क्या हो गया? जीरो। अब वॉल्यूम इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से लिखते हैं इस तरह से, बी डॉट डी एस बराबर जीरो। ये क्या है? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हमने निकाला है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जो क्लोज सरफेस के अलोंग वो जीरो होता है, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है ना, जितनी एंटर करती हैं उतनी
एग्जिट कर जाती हैं तो उस तरह से इसका फ्लक्स जीरो होता है। तो ये हमने निकाला एक कि मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल जीरो होता है। ये हमारी इक्वेशन आ गई एक। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल कंपोनेंट निकाल रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन निकाल रहे हैं ऑन बाउंड्री मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो हम क्या करते हैं कि एक सरफेस लेते हैं इस तरह से, ठीक है, उस पर जो सरफेस करंट है वो की है, ये सरफेस इस तरह से मान लो आप, ठीक है, और इसके इस तरह से हम एक क्यूब लेते हैं, ठीक है ना, वॉल्यूम, और सरफेस इसके बीच में से इस तरह से गुजर रही है। ये ऊपर साई साई क्या है, इसकी थिकनेस है जो कि लगभग जीरो के बराबर है। ऊपर वाली सरफेस पे एन केप डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, और नीचे वाली डायरेक्शन माइनस एन केप है। मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से है, ठीक है ना। तो ऊपर प्लस एन केप, नीचे माइनस एन केप, और ऊपर वाली जो सरफेस है उसका सरफेस है डी एस, और नीचे वाली का है डी एस। इस तरह से हम साइड वाली को नहीं लेंगे, केवल ऊपर को लेंगे, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो फ्लक्स निकालेंगे, जो लाइन्स है वो यू गुजरेगी, ठीक है ना। तो एक तो ऊपर की सरफेस लेंगे, एक नीचे की सरफेस लेंगे, ठीक है। तो इस इंटीग्रल को हम लिख सकते हैं बी डॉट डी एस वैक्टर, ये अबव, ये ऊपर वाली सरफेस के लिए, प्लस बी डॉट डी एस बिलो बराबर जीरो। अब जो डी एस वैक्टर है उसको हम लिख सकते हैं, मतलब वेक्टर को हम लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई में। तो ये एबाउ है, एबाउ, ठीक है ना, ऊपर वाली सरफेस के लिए बी डॉट एन कैप, क्योंकि ऊपर वाली सरफेस के लिए तो हमारे पास में प्लस में है एन कैप, और नीचे वाली के लिए माइनस में है, ठीक है। अब ये सरफेस इंटीग्रल हम अगर कॉमन ले हुए हैं तो अपने पास में, और हटा भी दें जीरो में, तो हमारे पास में आ जाएगा बी डॉट एन कैप, एक तो ये आएगा, ठीक है ना। हम इसको मान लें, मैंने ये बताया नहीं कि बताइए सरफेस है ना, इसके जो ऊपर का जो है वो म्यू वन बताया था ना, म्यू वन, और ये म्यू टू है ना। ये जो सरफेस है और ये जो ब्लॉक ले रखा है हमने इस तरह से, उसमें ये ऊपर की सरफेस और ये नीचे की सरफेस, तो मैग्नेटिक फील्ड यू निकलेगा, ठीक है ना। तो इसको हम वन ले सकते हैं, और इसको हम पूरे को लिखेंगे ना, ये वन, ठीक है, और माइनस बी वेक्टर डॉट एन कैप, इसको टू लिख देंगे बराबर जीरो। तो हम लिख सकते हैं ये नॉर्मल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, बी वन एन माइनस बी टू एन बराबर जीरो। तो एक तरह से ये क्या हो गया कि ये बराबर हो गए कंपोनेंट, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करती है कि जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है आर कंटिन्यूअस ऑन बाउंड्री। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि जब कोई वेक्टर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा मैग्नेटिक फील्ड वाला, तो वो बराबर होगा, मैग्नेटिक फील्ड परिवर्तित नहीं होगा है इन नॉर्मल डायरेक्शन। अब इसी ही जो हमने ये बी वन एन बराबर बी टू एन किया है, जो नॉर्मल कंपोनेंट इक्वल आया है मैग्नेटिक फील्ड का, वो एच में निकालेंगे। यही इक्वेशन एच में हम याद करेंगे। एच का और बी का रिलेशन हमने निकाला था पिछले कुछ क्लासों में। एच बराबर बी अपॉन म्यू जीरो माइनस एम। वहाँ जो एम था, कैपिटल एम, वो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर था। सरफेस उसी तरह से ली है हमने, ठीक है ना।
ये सरफेस करंट के, ये पहला मीडियम, ये दूसरा मीडियम, मतलब इसके ऊपर नीचे, ठीक है। और ये डायरेक्शन आपके एच की, और ये m1 की और ये m2 की। मेन डायरेक्शन वेक्टर को मैंने पहले डिफाइन कर चुका हूँ पिछली क्लासों में, ठीक है ना। इस तरह से हमारा डायग्राम है, ये μ1, ये μ2। तो जो डाइवर्जेंस H होगा वो जीरो होगा, डाइवर्जेंस B जीरो, डाइवर्जेंस H भी जीरो होगा। H का मान मैंने अभी बताया था आपको, B/μ0 - m, ठीक है ना। तो अगर हम निकालें H1n, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ये जो H है इसका नॉर्मल कंपोनेंट, तो ये आएगा B1n/μ0 - m1। इसी तरह से अगर हम H2n निकालें सेकेंड मीडियम में, तो आएगा B2n/μ0 - m2n। एक मिनट, ठीक है। अब H1n माइनस अगर हम H2n निकालें तो हमारे पास में आएगा B1n माइनस B2n, ठीक है, अपॉन μ0 माइनस, अब इसमें ये m1n ये प्लस का आएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो m1n माइनस m2n आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास में ये आंसर आ जाएगा H1n और H2n का। अब यदि हम माने कि ये जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है फॉर फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम का जो है H1 m1n m2n का जो नॉर्मल है ये बराबर है m1n बराबर m2n, ठीक है। और ये चीज़ हम देख चुके हैं कि जो B1n B2n होता है वो बराबर होता है, अभी निकाला ही था अपन ने। तो पहले तो हम इसको बराबर करेंगे जो हमने पहले निकाल चुके हैं, उससे हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m2n माइनस m1n, ठीक है। अब यदि हम ये कंडीशन लगाते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा H1n माइनस H2n बराबर 0, ठीक। तो इस कंडीशन से हम क्या प्राप्त करते हैं, H1n बराबर H2n। देखो यहाँ जो H निकाला है ना उसमें ये मैग्नेटाइजेशन वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों शामिल किया है, और यहाँ जो H1n और H2n निकाला है इसको जैसे B बराबर μ0 H वगैरह निकालते हैं ना उस तरह से ही। तो ये फर्स्ट मीडियम का है, ये सेकंड मीडियम का है, ठीक है ना। तो B बराबर μ0 H वैक्यूम के लिए होता है, तो ये फर्स्ट सेकंड के लिए, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखो B1n अपॉन μ1, ठीक है, B2n अपॉन μ2। इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। तो ये हमारी जो लास्ट कंडीशन आती है अगर हम H को लेके चलते हैं तो, ठीक। तो एक छोटा सा टॉपिक था ये मैंने करवाया आपको। अब इसके आगे हमारे पास में एक टेंजेंशियल कंपोनेंट वाला भी आता है। जैसे एक्स वाई प्लेन में हम प्लेन ले रहे हैं ना, सतह तल ले रहे हैं, तो उसके टेंजेंशियल अगर हम मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो कंट्रीब्यूट करेगा। तो जिससे जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो कंटिन्यूस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, उसका कुछ ना कुछ मान होगा। इसमें जो एक्सिस लेते हैं वो इस तरह से लेते हैं एक्स वाई जेड। क्यों लिए बताता हूँ आपको। ये हमारी सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस करंट इसको हम के से लिखते हैं, ये फर्स्ट मीडियम
ये सेकेंड मीडियम, ये μ1 परमिटिविटी, ये μ2, ठीक है। और बस अब पहली बात तो ये है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है और सरफेस किस तरह से, ये मैं बता देता हूँ आपको। ये एक्स वाई प्लेन है, जैसे ये एक्स है और ये वाई, ठीक है। तो ये प्लेन है और ये प्लेन है, और वाई जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये प्लस वाई के और माइनस वाई के, इस तरह से डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है ना, प्लस वाई के और माइनस वाई के। तो हम लूप किस तरह से लेंगे, देखो इसको लेना है ठीक है ना। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से है वो लूप बनाती हैं, वो हम ले रहे हैं। ए बी सी डी, लंबाई कितनी है इसकी, एल एल एल। अब इसमें जो ए बी सी डी है वो इस तरह से है लूप, ठीक है ना। ये जो मेरा हाथ है ना, इस तरह से, ये तो है प्लेन और इस तरह से लूप है। तो इसमें जो ये बी सी और ये ए डी है ना, ये पैरेलल आएगी उस वाई एक्स के, तो उस तरह से ये cos 0 बनेगा, ठीक है ना। वो कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। पहले ये देखो कि ये ए बी और ये जो सी डी है ये लंबवत है, देखो इस तरह से सरफेस है, इस तरह से, ठीक है ना। और ये प्लस वाई के और ये माइनस वाई के, तो ये जो लाइन है, ठीक है ना, ये लंबवत है। और ये लाइनें कौन सी हैं, ए बी और सी डी। तो इनके जो थीटा एंगल बनेगा वो 90 बनेगा, किसके बीच में, बी वर्सेस एल के बीच में, ठीक। ये आप समझ गए होंगे। और फिर अपने क्या लेंगे, एच में लिखते हैं समीकरण को, एम्पियर लॉ को एच डॉट डी एल, ठीक है। और सरफेस करंट फ्री सरफेस फ्री करंट के एफ ले लिया, तो के एफ डॉट एल हम डी एल लिख सकते हैं, ठीक है। और एक हम के एफ एल, एक मिनट, ठीक है। अब इसी एस डॉट डी एल है, इसमें क्या करेंगे हम, ए बी सी डी के अलोंग लेंगे एच डॉट डी एल, ठीक। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये ए बी सी डी वाला तो लाइन आएगा नहीं, क्योंकि इसमें 90 हो रहा है, ये बताया था मैंने। तो केवल दो लाइन आएगी, एच डॉट डी एल, कौन कौन सी, एक तो बी सी, ठीक है, और एक आएगी डी ए वाली लाइन। इसमें ये जो बी सी है वो इस तरह से है, मतलब प्लस वाई के तरफ। और मैंने बताया था कि जो लाइन माइनस जेड की में होगी, मतलब वही कंडीशन ले रहे हैं अपने, माइनस जेड, जेड लेस देन जीरो में है वो प्लस वाई की केप की तरफ है, और जेड ग्रेटर देन जीरो है वो माइनस वाई की तरफ है। इस तरह से ये cos 0 ही बनेगा, ठीक है ना। तो ये एच एल हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 2HL, ठीक। और वो इसके बराबर कर देंगे, ठीक है। इसमें म्यू क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमने एच लिया है, तो एल एल कट जाएगा। तो एक मिनट, एक इसमें अपन को एक चीज और करनी है, अभी फिलहाल ऐसा नहीं करना, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हमें वाई केप को शामिल करना पड़ेगा, जो मैंने बताया था आपको। ये जो दो हैं, ये बी सी अपना नीचे की तरफ से लाइन यूं जा रही है, ठीक है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं, बिलो है ना ये, बिलो, ठीक है। और एच डॉट डी एल, और डी ए को लिख सकते हैं, ये बी सी, ठीक है, एबव डी ए को एच डॉट डी एल बराबर के एफ एल, वो लिखना वही है, ठीक है ना।
करना वही है, परंतु जो तरीका है जो लिखने का हमें जो किस तरह से लिखना है वो थोड़ा सा अलग है। कोई नहीं, वो डीएल वेक्टर को हमें यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड में लिखना है। तो जैसे एच, ये क्या है, बीसी वाली लाइन वाला है। तो हम देखते हैं कि जो जेड लेस देन 0 है उसमें प्लस वाई केप है, ठीक है, और डी एल, ओके। ये बी सी लिख दो चाहे बीरो लिख दो, प्लस। अब इसमें क्या हुआ, इसमें माइनस वाई केप आएगा ना डायरेक्शन, ठीक है। ये डी ए, ये एबव के। अब इसमें हम चलो हमने लिख दिया माइनस वाई के प्लस वाई के, ठीक है ना, ये तो डायरेक्शन बता रहा है। अब आप ये समझ सकते हो कि जो एच है, एक मिनट, ये जो बीसी लाइन पर एच है वो प्लस वाई कैप की दिशा में है, और जो एडी लाइन पर एच है वो माइनस वाई कैप की दिशा में है, एडी लाइन पर। तो एक तरह से ये दोनों एक ही दिशा में है, ठीक है ना। लिखने का तरीका है कि ये माइनस वाई केप आ रहा है, ये प्लस वाई केप। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो एच वाई केप है ये किधर की तरफ है, बिलो, नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो नीचे जो हमने लिया है वो 2 लिया है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं एच वाई केप, ठीक है ना, 2। एल हटा दिया अपने, डी एल का इंटीग्रेशन करके एल आके उसको हटा दिया, और एच वाई केप 1, ये अबव वाला, ठीक है ना, अबव वाला 1 ले लिया, बराबर के एफ। अब ये एच वाई केप 2 का मतलब क्या हुआ, ये मतलब हुआ कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है, और ये जो वाई केप है प्लस ये भी इस तरह से है। तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया एच केप का। तो हम इसको लिख सकते हैं एच 2t, एक मिनट ढंग से लिखता हूँ मैं। हम लिखेंगे एच 2t, ठीक है, प्लस एच 1t बराबर के एफ। और इसने क्या करा है कि ये जो माइनस है इसको भी शामिल किया है, ठीक है ना। तो H2t माइनस H1t बराबर के एफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो डिसकंटिन्यूअस है, मतलब चेंज जाता है। अगर अपने मैग्नेटिक फील्ड के स्पर्शीय टेंजेंशियल चलेंगे ना, और दो मीडियम को हम पार करेंगे, तो ऑन बाउंड्री जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो अमाउंट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये है डिसकंटिन्यूटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन बाउंड्री, ठीक है। थैंक यू।